चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2, जो कि चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम हो जाएगा, चैप्टर 2 का नाम है सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में विविधता। तो चलिए हम लोग चैप्टर को खत्म कर देते हैं। मतलब देखिए, एक ही क्लास में पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक 1 में है जैव विविधता का अर्थ, यानी बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। जैव विविधता का अर्थ यानी बायोडाइवर्सिटी। देखिए, हमारे चारों ओर पौधों और जंतुओं की एक विशाल विविधता पाई जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। देखिए, हमारे चारों ओर बहुत सारा जीव पाया जाता है, अलग अलग प्रकार, कुत्ता, भैंस, बकरी, मनुष्य, बहुत सारा जीव पाया जाता है, पेड़ पौधा, बहुत सारा जीव पाया जाता है। तो हमारे चारों ओर पौधों और जंतुओं की एक विशाल विविधता पाई जाती है। कई प्रकार के पौधा में बात करें तो आम का, जामुन का, कटहल का, सबका अलग अलग पौधा पाया जाता है। तो मतलब इसमें विभिन्नता है नहीं, अलग अलग होना ही क्या कहलाता है? विभिन्न विविधता कहलाता है। ठीक है, तो हमारे चारों ओर जितना भी पेड़ पौधा है, जंतु वगैरह है, सब में विशाल विविधता। विविधता का मतलब क्या हो गया? सब अलग अलग है, बहुत सारी जातियां प्रजातियां हैं, सब अलग अलग है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। तो पौधों और जंतुओं को उनके बीच की समानता और भिन्नता के आधार पर समूहों में बांटा गया है। समूह बांटा गया। देखिए, पौधा हो गया, जंतु हो गया, उनके बीच समानता और भिन्नता के आधार पर समूहों को समूहों में बांटा गया, बहुत सारे समूह में बांटा गया है। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सा समूह में बांटा गया है। पहले हम लोग देख लेते हैं पौधों का वर्गीकरण। देख लेते हैं हम लोग पौधों का वर्गीकरण। तो हम लोग पौधों का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। पौधों का वर्गीकरण यानी क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो पौधों को उनकी ऊंचाई हो गया, तने के प्रकार हो गया, शाखाओं के पैटर्न के आधार पर तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कि पौधा का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। पौधों को उनकी ऊंचाई के आधार पर, तने के प्रकार के आधार पर, शाखाओं के पैटर्न के आधार पर उसको तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा याद रखना है? पहला हो जाएगा शाख, दूसरा हो जाएगा झाड़ी, और तीसरा हो जाएगा वृक्ष। यानी पौधों का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। पौधा को ऊंचाई हो गया, और उसका तना का प्रकार हो गया, शाखा हो गया, इसके आधार पर उसको तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला शाख, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष हो जाएगा। अब चलिए हम लोग तीनों के बारे में बारी बारी से डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, पहले शाख की बात कर लेते हैं। तो ये छोटे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं, मतलब छोटा छोटा पौधा होता है। जैसे पुदीना हो गया, धनिया हो गया, पालक, ये छोटा छोटा पौधा होता है, इसको हाथ से भी तोड़ देते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? शाख हो जाएगा। झाड़ी की बात कर लेते हैं। इनका तना कठोर, थोड़ा सा कठोर होता है, और शाखाएं जमीन के पास से निकलती है, मतलब कांटा वगैरह बहुत निकल जाता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? झाड़ी हो जाएगा। जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, करोड़ हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? झाड़ी हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग वृक्ष की बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्या हो जाएगा? वृक्ष। तो ये ऊंचे होते हैं और इनका तना मोटा होता है, मजबूत होता है। इसको हाथ से हम जल्दी नहीं तोड़ सकते हैं, इसको कुल्हाड़ी वगैरह से काटा जाता है। जैसे उदाहरण में आम हो गया, बरगद हो गया, शाल हो गया, ये सब हो जाएगा। ये सब क्या है? वृक्ष है। क्या हो जाएगा? ये सब वृक्ष हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं पत्ती का शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है। पत्ती का शिरा विन्यास और जड़ का प्रकार। देखिए, पत्ती का शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार, जड़ के प्रकार देख लेते हैं। तो पत्तियों, देखिए, पौधों की पत्तियों के डिजाइन और उनकी जड़ों के बीच एक गहरा संबंध होता है। देखिए, अगर यदि पौधों की पत्तियां हैं, उनका डिजाइन है, और देखिए पत्ता और जड़ दोनों में संबंध होता है। जैसे अभी आप लोग को बताएंगे कि पत्ता और जड़, इस प्रकार का पत्ता रहेगा तो उससे आप खुद पता कर सकते हैं कि जड़ इसका कैसा होगा। जड़ देख करके बता सकते हैं पत्ता इसका कैसा होगा। मतलब एक दूसरे पर ये रिलेटेड है। ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, पहला क्या हो जाएगा? मूसला जड़। जड़ दो प्रकार का होता है, एक मूसला जड़ होता है, दूसरा झकड़ा या रेशेदार जड़ होता है। अब दोनों में क्या क्या अंतर है, कैसे हम लोग को जानना है, कैसे समझना है, कैसे पहचानना है, सारा चीज बताने वाले हैं अभी आप लोगों को। आप लोग बने रहिएगा। देखिए, पहला क्या बोला गया है? मूसला जड़। हम लोग मूसला जड़ की बात कर लेते हैं, टैप रूट की बात कर लेते हैं। इनमें एक मुख्य जड़ होती है। एक मुख्य जड़ है या नहीं है? एक मुख्य जड़ है। इस प्रकार से एक मुख्य जड़ होती है, जिनसे छोटी शाखाएं निकलती है। देखिए, छोटा छोटा शाखाएं निकला इस प्रकार से, छोटा छोटा शाखाएं इस प्रकार से निकला हुआ है, इस प्रकार से निकला हुआ है। और इन पौधों में पाई जाती है, इन यह उन पौधों में पाई जाती है जिनकी पत्तियां जालिका जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली होती है। जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली। देखिए, जिसका कि पत्ता क्या होगा? जालिका शिरा विन्यास वाला होगा, इस प्रकार से।
इस प्रकार से जालिका बना रहेगा, इस प्रकार से जालिका बना रहेगा, जालिका वाला रहेगा। इसका मतलब उसका जड़ कैसा होगा, मूसला जड़ होगा, मूसला जड़ होगा। बस ऐसे पहचान सकते हैं, पत्ता अगर देख लीजिए जालिका नुमा है, इसका मतलब उसका जड़ कैसा होगा, मूसला जड़ होगा। ठीक है। और आगे बताने वाले हैं कि शिरा विन्यास रहेगा, तो शिरा टाइप का रहेगा, तो वो आगे चीज हम बताने वाले हैं। जैसे हम लोग मूसला जड़ की बात कर लेते हैं, किसका किसका मूसला जड़ होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मूली का क्या होता है, मूसला जड़ होता है। राजमा का भी होता है, गुलाब का होता है, आम का, नीम का, लगभग पेड़ का क्या होता है, मूसला जड़ होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखिए ऊंचा ऊंचा पेड़ जितना भी है सब में मूसला जड़ ही होता है। और दूसरा क्या है, जकड़ा या फिर रेशेदार जड़। जकड़ा या फिर रेशेदार जड़ यानी कि फाइब्रस रूट की बात कर लेते हैं। इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, और बल्कि सभी जड़ें एक समान रेशे जैसी होती है, एक समान रेशे जैसी होती है। देखिए इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, याद रखिए। देखिए इसमें कोई मुख्य जड़ है क्या, एको को मुख्य जड़ नहीं है इसमें, एको को इसमें मुख्य जड़ नहीं है। उसमें मोटा सा एक जड़ निकलता था, उससे तना निकलती थी, लेकिन इसमें है क्या ऐसा, सब एक के जैसा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, बल्कि सभी जड़ें एक समान रेशों से जिससे जुड़ी होती है। और यह उन पौधों में पाई जाती है जिनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। देखिए समांतर शिराविन्यास है, यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से समांतर शिराविन्यास है, समांतर शिराविन्यास होता है। उदाहरण में क्या हो जाएगा, गेहूं हो गया, धान हो गया, घास हो गया, मक्का हो गया, प्याज हो गया, ये सब समांतर शिराविन्यास वाला होता है। और ये सब के जड़ें कैसी होती है, रेसादार। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, प्याज, प्याज में इस तरह का निकला रहता है, इस प्रकार का, यही क्या हो जाएगा, रेशेदार या फिर झकड़ा जड़ हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये टॉपिक भी खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए टॉपिक 4 में बीज पत्र के आधार पर क्या है, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण, बेस्ड ऑन, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण हम लोगों को देखना है। बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बीजों के अंदर बीज पत्र की संख्या के आधार पर पौधों को दो समूहों में बांटा गया है। देखिए बीज पत्र क्या होता है, देखिए कोई भी बीज है, उस बीज को अगर यदि उसका छिलका छोड़ा दीजिएगा तो वो अपने आप, बहुत सारा बीज होता है कि दो भागों में बढ़ जाता है, इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाता है। तो जो दो भागों में बढ़ जाता है उसको हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं, और जो दो भागों में नहीं बढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं एक बीज पत्री कहते हैं। बस नॉर्मल सा चीज है। जैसे देखिए आप लोग देखेंगे चना, चना को अगर यदि फूलने दीजिएगा, उसका उसके बाद उसका छिलका हटा दीजिएगा, वो अपने आप दो भाग में बढ़ जाता है, बढ़ता ही नहीं बढ़ता है, बढ़ जाता है। मटर देखिए, मटर भी दो भागों में बढ़ जाता है। मूंग हो गया, दो भागों में बढ़ जाता है। तो जो दो भागों में बढ़ जाता है वो क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री। लेकिन जो नहीं बढ़ता है वो क्या हो जाएगा, एक बीज पत्री। जैसे चना हो गया, राजमा हो गया, ये सब हो गया। अब मूली का भी जो बिच्चा होता है, मूली का जो बीज होता है, ये भी दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। तो देखिए जिनके बीच दो भाग यानी बीज पत्र हो सकते हैं, इसको हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। इसमें मूसलाजड़ और जलिकानुमी शिराविन्यास होता है। इससे उदाहरण क्या हो जाएगा, राजमा हो जाएगा, चना हो जाएगा, मूली हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन एक बीज पत्री की हम लोग बात कर लेते हैं, तो जिनका बीज एक ही भाग का होता है उसको हम लोग एक बीज पत्री कहते हैं। और इनमें झकड़ा जड़ और समांतर शिराविन्यास होता है, समांतर शिराविन्यास। जैसे क्या क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। अब हम लोग पांचवा देख लेते हैं, जंतु के आवास, आवास और गति देख लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, जंतुओं का आवास और गति की बात कर लेते हैं। तो आवास वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं, उनका आवास कहलाता है। देखिए जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनका आवास कहते हैं। यह उन्हें भोजन, आश्रय और अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, उसी को हम लोग कहते हैं आवास कहते हैं। जैसे देखिए जीव जो है कि तीन प्रकार का होता है, एक तो भूमि पर रहता है, एक तो जल में रहता है, और एक दोनों जगह रह लेता है। जैसे देखिए गाय हो गया, भैंस हो गया, मनुष्य हो गया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जमीन पर रहते हैं, स्थलीय हो जाएंगे हम लोग। और जो जल में, जैसे मछली वगैरह जल में रहती है, तो ये सब क्या हो जाएगी, जलीय हो जाएगी। लेकिन उभयचर देखिए, मेढक, मेढक देखे होंगे पानी में भी रह लेता है, जल में भी, और भूमि पर भी रह लेता है। कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब पानी में भी और स्थल पर यानी कि भूमि पर भी रह लेता है, जमीन पर भी। ये क्या हो जाएगा, उभयचर हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। तो स्थलीय क्या हो जाएगा, गाय, घोड़ा, गिलहरी, ये सब क्या हो जाएगा, स्थलीय हो जाएगा। मछली हो गया, व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, मछली, सब क्या हो जाएगा, जलीय हो जाएगी। और बाकी मेढक हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, उभयचर, यानी कि दोनों जगह रह जाता है, पानी में भी और स्थल भूमि पर भी।
अब देखिए गति की बात कर लेते हैं, तो देखिए अलग अलग जंतुओं में गति के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे तैरना, मछली तैरती है, गति ही तो करती, गति का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, चलना। चलना क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। गति क्या होता है, आगे बढ़ना, चलना। चलना क्या हो जाएगा, गति। नॉर्मल सी बात है, चलना क्या होगा, गति हो जाएगा। अब देखिए इसमें तैरना, मछली देखिए तैरती है। चलना, जैसे घोड़ा चलती है, चलता है। घोड़ा क्या चलता है, उड़ना, जैसे पक्षी पक्षी वगैरह उड़ते हैं आकाश में, उड़ना हो जाएगा। नॉर्मल सी चीज है इसमें। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका टॉपिक 6 देख लेते हैं। टॉपिक 6 में क्या है, याद रखिएगा आप लोग, क्या है, वनों का महत्व और संरक्षण की बात कर लेते हैं। वनों का महत्व और संरक्षण। तो वनों की कटाई का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर वन को काट लिया जाएगा तो बहुत सारा दिक्कतें आने वाली है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो वनों की कटाई का पर्यावरण पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है, हम लोगों को देखना है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला की बात कर लेते हैं, तो वायुमंडल परिवर्तन, वायुमंडलीय परिवर्तन हो जाता है, यानी सॉरी, जलवायु परिवर्तन हो जाता है, यानी कि CO2 को बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर पेड़ पौधा को काट दिया जाएगा तो CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन हो सकता है। दूसरा क्या होगा, जैव विविधता की हानि हो सकती है, जैसे कि पेड़ पौधा जंतु, देखिए पेड़ पौधा को काट देंगे तो पेड़, देखिए जंगल को अगर यदि काट देंगे, जंगल का पेड़ पौधा, तो जो भी जंगल में जो भी जीव रहते हैं, वो जीव क्या होंगे, या तो मर जाएंगे भूखे प्यासे, या तो फिर उसका आवास खैर खैर खत्म हो जाएगा तो वो मर ही जाएगा, या तो फिर वो गांव की ओर प्रवेश करने लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी जंगल को काट देंगे, जंगल का जो भालू है, शेर है, वो चीता है, वो सब गांव में घुसने लगेगा या शहर में घुसने लगेगा। गांव और शहर में उसको मार दिया जाएगा। नॉर्मल सी बात, उसको मार दिया जाएगा। तो बताइए क्या उसका आवास नष्ट होने की वजह से जैव विविधता में हानि होगा या नहीं होगा। एक समय ऐसा होगा कि इसी प्रकार से सारे जीव धीरे धीरे सभी जानवर खत्म होने लगेगा। नॉर्मल सी बात है, खत्म होने लगेगा। और देखिए जल स्रोतों का नुकसान। जल स्रोतों का नुकसान कैसे होगा, तो भूजल में कमी आ जाएगी, भूमि जल बहुत कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, अब पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधा जहाँ पर नहीं रहता है वहां पर वर्षा नहीं होती है। अब देखिए अगर यदि पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो फिर वर्षा तो होगा नहीं। अब जैसे वर्षा नहीं होगा तो फिर बताइए पानी में कमी होगा या नहीं होगा, तो भूजल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। भूजल में कमी हो जाएगी, भूजल में कमी हो जाएगी। इसके बाद बोला गया समाधान। तो समाधान इससे क्या हो निकलता है कि वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए हम लोगों को। वन रोपण करना चाहिए और वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जब पेड़ पौधा रहेगा तो फिर कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अच्छा, आप लोग को PDF चाहिए, PDF के लिए आप लोग को बता दिए हैं। इस पे व्हाट्सअप करना है 9060091693। अच्छा हाँ, मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज करना और ये भी बता देना कि किसका PDF चाहिए, तभी तो PDF भेजेंगे। केवल ये नहीं कि PDF भेज दीजिए सर, आपको बताना है कि कौन सा चीज़ का PDF चाहिए, तो हम PDF भेज देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 भी क्लियर हो गया।